आज की इस वीडियो के अंदर हम डिस्कस करने जा रहे हैं थिंग्स फॉल अपार्ट नॉवल के चैप्टर 23 की समरी एनालिसिस डिफिकल्ट वर्ड्स और प्रोवर्ब्स को। तो सबसे पहले हम डिफिकल्ट वर्ड्स को देख लेते हैं। सबसे पहला वर्ड है पैलावर्स। इसका मतलब होता है ऐसी मीटिंग जिसके अंदर किसी को मनाने की कोशिश की जाए, यानी चिकनी चुपड़ी बातों से। उसके बाद है ऑब्यूफी एक्व्यूमी। ये ना उन 6 लीडर्स में से एक आदमी का नाम है जो कि डिस्ट्रिक्ट कमिश्नर से मिलने के लिए गए थे, और ये वही आदमी था जिसने उठकर 3 दिन पहले होने वाले हादसे के बारे में बताना शुरू किया था। उसके बाद है स्कफल। हल्की फुल्की फाइट को कहते हैं स्कफल। उसके बाद है मॉप्ड। इसका मतलब होता है उदास होकर बैठना। उसके बाद है स्नेल्ड। गुस्से में बोलना जो होता है ना, उसको कहते हैं स्नेल्ड। उसके बाद है एग्यूडो। ये ना इस गांव का ही नाम है जिसमें यूमुफिया आता है, यानी ये बड़ा गांव है और यूमुफिया इसमें एक छोटा गांव है। उसके बाद है ओगीनी। ये एक घंटी का नाम है जो कि वो विलेज क्रायर बजाता था। उसके बाद है एकाकैनमा। ये एक ही एज के लोगों के ग्रुप का नाम है। अब हम यहाँ पर इसके समरी को देख लेते हैं। इतने सालों में पहली बार ओकोंकोवो को खुशी का एहसास हो रहा था। वो वाला वक्त जो कि उसकी एग्जाइल की वजह से चेंज हो गया था, वो अब फिर से वापस आता हुआ उसको नजर आ रहा था। और वो ना कबीले वाले जो कि उसकी तरफ ध्यान नहीं देते थे, वो अचानक ऐसे लग रहा था कि जैसे ना उसकी बात सुन रहे हो। कल रात जब एक्वुगु के साथ बाकी गांव के लोग मार्केट वाली जगह में इकट्ठे हुए थे ना, तो वहां पर ओकोंकोवो ने बड़े गुस्से से बातें की थी। उन लोगों ने बड़े आराम से उसकी बातें सुनी। ये चीज ना ओकोंकोवो के लिए पुराने दिनों की तरह थी कि जब वो खुद को पहले की तरह एक वॉरियर समझ रहा था। अगरचे वो लोग इन गोरों को मारने या फिर गांव से निकालने पर राजी नहीं हुए, लेकिन उन्होंने ना फैसला किया कि वो इनको अच्छा खासा नुकसान जरूर पहुंचाएंगे। उन्होंने वैसा किया भी, जिसको देखकर ओकोंकोवो बहुत ज्यादा खुश था। चर्च को जलाने के बाद 2 दिन तक वहां पर कुछ नहीं हुआ। यूमुफिया में हर आदमी अपने साथ एक बंदूक या फिर चाकू उठाकर रखता था, क्योंकि वो नहीं चाहते थे कि उनकी कोताही की वजह से उनके साथ भी अबैमे गांव वाला हाल हो। फिर डिस्ट्रिक्ट कमिश्नर अपने टूर से वापस आता है, तो मिस्टर स्मिथ जल्दी से उसके पास जाता है और वो दोनों काफी देर तक बात करते हैं। यूमुफिया के लोगों ने इस चीज पर ज्यादा ध्यान नहीं दिया, और अगर किसी ने दिया भी था तो उसने कुछ ज्यादा इंपॉर्टेंस नहीं दिखाई इस मामले में, क्योंकि मिस्टर स्मिथ कई बार अपने गोरे भाई से मिलने के लिए जाया करता था, और इसमें ना इन गांव वालों के लिए कुछ भी अजीब नहीं था। 3 दिन बाद डिस्ट्रिक्ट कमिश्नर ने अपनी मीठी जबान बोलने वाले मैसेंजर को यूमुफिया के लीडर के पास भेजा कि वो इनको इसके हेडक्वार्टर आने के लिए पूछ सके। ये बात भी इतनी अजीब नहीं थी, क्योंकि डिस्ट्रिक्ट कमिश्नर ना कई बार इन लोगों की चापलूसी करने के लिए इस तरह की मीटिंग्स रखा करता था। इन 6 लीडर्स में ओकोंकोवो भी शामिल था। ओकोंकोवो ने ना बाकियों को सावधान किया कि वो ना अपनी बंदूकें और अपने चाकू अपने पास ही रखें, क्योंकि अब तो हमें जाना पड़ेगा। वो इसलिए क्योंकि यूमुफिया का आदमी कभी भी किसी इनविटेशन को ना नहीं करता, यानी जब कोई उसे अपने घर बुलाता है ना, तो वो आदमी उसे ना नहीं करता। यानी बात ऐसी है कि यूमुफिया का आदमी जो है ना, वो इनविटेशन में कही जाने वाली बात का इनकार तो कर सकता है, लेकिन इनविटेशन को ना नहीं कह सकता। लेकिन अब ना वक्त बदल गया है, इसलिए हमें पूरी तैयारी के साथ उनके पास जाना होगा। इसलिए वो लोग अपने साथ अपने चाकू लेकर डिस्ट्रिक्ट कमिश्नर से मिलने के लिए गए। वो अपने साथ बंदूकें इसलिए नहीं लेकर गए क्योंकि ये बात अच्छी नहीं लगी उनको। वहां पर पहुंचकर ना उन लोगों को डिस्ट्रिक्ट कमिश्नर के पास ले जाया गया। डिस्ट्रिक्ट कमिश्नर ने इन 6 लोगों से बड़े प्यार से बात की। इन लोगों ने अपने गॉड स्किन बैग्स और अपने चाकू को उतार कर नीचे फर्श पर रख दिया और नीचे बैठ गए। तो डिस्ट्रिक्ट कमिश्नर कहता है कि मैंने आप लोगों को यहाँ पर इसलिए बुलाया है क्योंकि मैं आपसे इस मामले में बात करना चाह रहा था जो कि मेरी गैर मौजूदगी में हुआ था। मुझे ना कुछ बातें बताई गई हैं, लेकिन मैं उन पर तब तक यकीन नहीं करूंगा कि जब तक मैं आप लोगों की बात नहीं सुन लेता। चलो हम दोस्तों की तरह इस टॉपिक पर बात करते हैं और कोशिश करेंगे कि ऐसा दोबारा कभी भी ना हो। ऑब्यूफी एक्यूमी जो होता है ना, वो उठकर खड़ा होता है और कहानी सुनाना शुरू करता है। तो डिस्ट्रिक्ट कमिश्नर उसे रोकते हुए कहता है कि रुको, मैं चाहता हूँ कि मेरे लोग भी तुम्हारी इस बात को ध्यान से सुने और उसे ना एक वार्निंग की तरह ले। इसलिए मैं ना उन्हें अंदर बुला लेता हूँ, क्योंकि उनमें से बहुत से लोग काफी दूर से आए हैं। वो तुम्हारी जुबान तो बोल लेते हैं, लेकिन तुम्हारे रस्म रिवाज को नहीं समझते। फिर ना वो अपने एक आदमी से कहता है कि जेम्स, जाओ उन लोगों को बुला कर लाओ। अब ये जेम्स डिस्ट्रिक्ट कमिश्नर का इंटरप्रेटर था। वो वहां से चला जाता है और बहुत जल्दी अपने साथ 12 लोगों को लेकर आता है। वो यूमुफिया के लोगों के साथ बैठ जाते हैं और ऑब्यूफी एक्यूमी जो था ना, वो अपनी कहानी शुरू करता है। लेकिन उनको पता ही नहीं चलता कि वो लोग इन 6 लोगों को हथकड़ी लगा लेते हैं, जिसमें ये लोग थोड़ी बहुत फाइट करते हैं। लेकिन सब कुछ इतनी जल्दी हुआ था कि वो कुछ नहीं कर पाए। उन्होंने इनको हथकड़ी लगाई और गार्ड रूम की तरफ ले गए। फिर डिस्ट्रिक्ट कमिश्नर उनसे कहता है कि अगर तुम लोग हमारी बात मान जाओगे ना, तो हम तुम लोगों को नुकसान नहीं पहुंचाएंगे। हम तो तुम लोगों के पास एक अमन वाला मजहब लेकर आए थे ताकि तुम लोग खुश रहो। अगर कोई तुम्हारे साथ बुरा करेगा तो हम तुम्हारी मदद करेंगे, लेकिन हम तुम लोगों को दूसरों को नुकसान नहीं पहुंचाने देंगे। हमारा एक कोर्ट है जहां पर हम लोगों के दरमियान इंसाफ करते हैं, बिल्कुल उसी तरह से जिस तरह से हमारी क्वीन हमारे कंट्री में इंसाफ करती है। मैंने तुम लोगों को यहाँ पर इसलिए बुलाया है क्योंकि तुम लोग दूसरों को नुकसान पहुंचाने का सोच रहे थे। मैंने तुम लोगों को यहाँ पर इसलिए बुलाया है क्योंकि तुम लोगों ने ना दूसरों को नुकसान पहुंचाने का सोचा है, जिसमें तुमने उनके घर और मंदिर को जलाया है।
और ये सब हमारी क्वीन के होते हुए नहीं हो सकता, जो कि इस पूरी दुनिया में सबसे ताकतवर रूलर है। फिर डिस्ट्रिक्ट कमिश्नर कहता है कि मैंने फैसला किया है कि तुमने जो काम किया है ना, उसके बदले ना तुम्हें 200 कौड़ीज के बैग जुर्माने के तौर पर देने होंगे। जब तुम लोग इस बात को मान जाओगे कि तुम लोग 200 कौड़ीज के बैग का फाइन अपने लोगों से जमा करके हमें दोगे, तब तक हम तुम्हें नहीं छोड़ेंगे। तो क्या कहते हो इस बारे में? कुछ आदमी कुछ नहीं बोलते और डिस्ट्रिक्ट कमिश्नर उनको कुछ देर के लिए वहां से छोड़कर चला जाता है। लेकिन जाने से पहले ना वो कोर्ट मैसेंजर से कहता है कि इन लोगों के साथ इज्जत से पेश आना, क्योंकि ये यूमोफिया के लीडर्स हैं। तो वो लोग जवाब में यस सर कहते हैं और उसे सल्यूट करते हैं। जैसे डिस्ट्रिक्ट कमिश्नर वहां से जाता है ना, तो उन मैसेंजर्स का हेड, जो कि इन प्रिजनर्स का बार्बर भी था, वो एक रेजर लेता है और इन सब 6 लीडर्स के बाल काट देता है। इन लीडर्स के हाथ अभी भी बंधे हुए थे और वो उदास होकर बैठे हुए थे। तो कोर्ट मैसेंजर्स जो था ना, वो मुस्कुरा कर उनका मजाक उड़ाने के लिए उनसे पूछता है तुम लोगों में से चीफ कौन है। फिर वो उनसे कहता है कि हमने ये देखा है कि तुम लोगों में ना हर एरे गहरे यूमोफियन ने एक टाइटल वाली पाइल पहनी हुई है। इसकी कीमत तो 10 कावरेज जितनी भी नहीं होगी। तो 6 लोग इस दिन खाना भी नहीं खाते और ना ही वो अगले दिन खाना खाते हैं। उनको पीने के लिए पानी भी नहीं दिया जाता था और ना ही वॉशरूम जाने दिया जाता था। रात के वक्त मैसेंजर्स उनके पास आया करते थे, उनको तंग किया करते थे और उनके शेव किए हुए सरों को आपस में मारते थे। हालात ऐसे हो गए थे कि वो 6 लोग जब अकेले भी होते थे ना, तो तब भी वो शर्म के मारे कुछ भी नहीं बोलते थे। फिर आखिरकार जब तीसरा दिन आया और अब उनसे भूख, प्यास और बेइज्जती बर्दाश्त नहीं हो रही थी ना, तो वो इसके खिलाफ आवाज उठाने की बात करते हैं। तो कौन को वो गुस्से से कहता है कि अगर तुम लोगों ने उस दिन मेरी बात मान ली होती ना, तो आज हमने इस गोरे आदमी को कत्ल कर दिया होता। तो एक दूसरा आदमी कहता है कि अगर हमने वैसा किया होता ना, तो आज हमने भी यमूरों में अपनी फांसी का इंतजार कर रहे होना था। तो इतने में एक मैसेंजर आता है और वो पूछता है कि कौन गोरे आदमी को मारना चाहता है। तो कोई जवाब नहीं देता। वो मैसेंजर कहता है कि बजाय इसके कि तुम लोग अपने क्राइम से कुछ सीखते, तुम लोग तो व्हाइट मैन को मारने की बात कर रहे हो। वो एक भारी छड़ी उठाता है और इन 6 में से हर एक को सर पर जोर जोर से मारता है। अब अकोनको जो था ना, वो पूरी तरह से गुस्से से भर गया था। जिस दिन उन 6 आदमियों को पकड़ा गया था ना, तो एक मैसेंजर यूमोफिया में गया था और उसने ना यूमोफिया में जाकर लोगों को बताया कि जब तक गाँव के लोग 250 कावरीज का जुर्माना नहीं अदा कर देते ना, तब तक इनके लीडर्स को नहीं छोड़ा जाएगा। यानी उन मैसेंजर्स का हेड ऐसे कहता है कि या तो तुम लोग जुर्माना अदा करो, नहीं तो हम तुम्हारे लीडर्स को ना जुमूरू ले जाकर फांसी दे देंगे। ये बात ना एक गांव से दूसरे गांव तक आग की तरह फैल गई और लोग इसमें अपनी तरफ से भी बातें ऐड करने लगे। कुछ लोगों ने कहा कि गोरे ना इन लीडर्स को यमूरू लेकर जा चुके हैं और फलाने दिन फांसी पर लटका देंगे। कुछ ने कहा कि इन लीडर्स के साथ साथ इनकी फैमिलीज को भी फांसी पर लटकाया जाएगा। कुछ ने कहा कि सिपाहियों ने यूमोफिया के लोगों को भी अबामे के लोगों की तरह मारने के लिए निशाने पर ले लिया है। अब आज फुल मून वाली रात थी, लेकिन आज रात ना बच्चों की आवाज बिल्कुल भी नहीं आ रही थी। गाँव का इलू यानी प्ले ग्राउंड जहाँ पर बच्चे जमा होकर खेला करते थे, वहाँ पर कोई भी नहीं था। उनके गाँव की औरतें जो कि इस तरह की फुल मून की नाइट को इकट्ठी होकर डांस सीखा करती थी, ताकि वो बाद में लोगों के सामने ये डांस पेश कर सकें, वो भी आज की रात वहां पर नजर नहीं आ रही थी। वो नौजवान लड़के जो कि इस तरह की रात में बाहर ही होते थे, वो भी अपने घरों में थे। बहुत से लोगों की आवाजें जो कि अपने दोस्तों या फिर अपने लवर से मिलने के लिए जा रहे होते थे, वो भी सुनाई नहीं दे रही थी। यूमोफिया एक ऐसे सहमे हुए जानवर की तरह था जो कि कान खड़े करके खामोशी से हवा को सूंघ रहा था और रास्ता तलाश कर रहा था कि वो भागकर कहाँ जाए। इतने में ना गाँव वालों का क्रायर आकर इस खामोशी को तोड़ देता है, जो कि ओगिनी इंस्ट्रूमेंट बजा रहा था। वो एकैनमा नाम के एज ग्रुप के लोगों को कल सुबह खाना खाने के बाद मार्केट वाली जगह पर एक मीटिंग के लिए बुला रहा था। उसने ये खबर पूरे गांव में फैला दी, यानी उसने कोई भी मेन रास्ता नहीं छोड़ा और हर गांव वाले को ये पैगाम सुना दिया। अकोनकोवो का घर एक उजड़े हुए घर की तरह लग रहा था। ऐसे लग रहा था कि जैसे ना उनके ऊपर ठंडा पानी फेंक दिया गया हो। उसका सारा खानदान वहीं पर था, लेकिन वो एक दूसरे से बड़े आहिस्ता आहिस्ता बात कर रहे थे, यानी विस्पर कर रहे थे। एजिनमा जो कि अपने होने वाले हस्बैंड के घर 28 दिन के लिए विजिट के लिए गई थी, वो भी इस विजिट को तोड़कर वापस आ जाती है। तो जैसे वो घर आई ना, तो वो ओबीरिका के घर गई ताकि वो उससे पता लगा सके गांव के लोग इस बारे में क्या कर रहे हैं। लेकिन ओबीरिका सुबह से ही घर में मौजूद नहीं था। इसकी बीवियों को लग रहा था कि शायद वो किसी सीक्रेट मीटिंग पर गया हो। तो एजिनमा ये सुनकर खुश होती है कि चलो कोई तो कुछ कर रहा है। तो उस दिन ना मार्केट वाली जगह पर जमा होकर लोग फैसला करते हैं कि वो जल्दी से 250 बैग कवरेज जमा करेंगे ताकि वो गोरे आदमी को दे दें और अपने लीडर्स को छुड़वा लें। उन बेचारों को अभी तक ये नहीं पता था कि उन 250 कवरेज में से 50 बैग्स जो है ना, वो कोर्ट मैसेंजर्स के पास जाएंगे, जिन्होंने जानबूझकर 50 बैग्स अपने लिए ज्यादा बताए हैं। तो इसके अंदर कोई भी प्रोवर्ब्स नहीं है, तो हम डायरेक्ट क्रिटिकल एनालिसिस को देखते हैं। इस चैप्टर में ना हमें ब्रिटिशर्स की ऑप्रेसिव अप्रोच देखने को मिलती है, जिसमें वो कॉलोनियल जस्टिस सेट कर रहे होते हैं। अगरचे वो डिस्ट्रिक्ट कमिश्नर कहता है कि वो दोनों साइड की बातें सुनना चाहता है, लेकिन उसे यूमोफिया के लीडर्स पर यकीन नहीं होता, इसलिए वो उनको जेल में डालकर गांव वालों से फाइन इकट्ठा करवाता है। यहाँ पर हम कह सकते हैं कि डिस्ट्रिक्ट कमिश्नर से ज्यादा उसके कोर्ट मैसेंजर्स करप्ट हैं, क्योंकि वो उसके कहने के बावजूद भी लीडर्स को अब्यूज करते हैं और फाइन इकट्ठा करके उसमें से अपना हिस्सा भी निकालते हैं। अब ब्रिटिशर्स की हमेशा से ना डिवाइड एंड रूल
रूल वाली पॉलिसी रही है और इस काम के लिए वो उसी जगह के लोगों को दूसरे लोगों का भरोसा जीतने पर लगाते हैं। लेकिन यहाँ पर वो गलत हो गए, क्योंकि ये कॉट मैसेंजर्स ना इन इग्बू लोगों से लैंग्वेज और कल्चर में डिफरेंट होते हैं और इनका भरोसा जीतने के बजाय इन लोगों को अब्यूज करते हैं।